का मौसम अपने चरम पर था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और कोहरे की मोटी चादर ने पूरे कस्बे को अपनी आगोश में ले रखा था। उसी कस्बे की एक तंग गली में स्थित छोटे से मकान में किशन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। किशन के पास न कोई बड़ी जमीन थी, न कोई पुश्तैनी कारोबार, बस एक छोटी सी रेहड़ी थी जिस पर वो गर्मा गर्म पकौड़े और चटपटी चाट बेचा करता था। यही उसकी पूरी दुनिया थी और इसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। मौसम तो ऐसा है कि गर्मा गर्म पकौड़ों का मजा दुगुना हो जाता, पर पता नहीं लोग क्यों नहीं आ रहे। शायद कोहरे की वजह से सब घरों में दुबके हुए हैं। चलो थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ, कोई ना कोई जरूर आएगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और आसमान से बूंदाबांदी शुरू हो गई। किशन ने जल्दी से अपनी रेहड़ी को एक पेड़ की ओट में कर लिया। तभी उसे दूर से कुछ परिचित चेहरे आते दिखाई दिए। वो मोहल्ले के ही कुछ लोग थे। किशन के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी रेखा उभर आई। आइए भैया आइए, बताइए आपके लिए कैसे पकौड़े बनाऊं? तीखे रखूं या हल्के मसाले वाले? अरे किशन भैया, तुम तो जानते ही हो मुझे ज्यादा तीखा नहीं पसंद। बस हल्का सा मसाला और हरी चटनी थोड़ी ज्यादा डाल देना। बिल्कुल भैया, आपके हिसाब से ही बनाऊंगा। अभी गर्मा गर्म परोसता हूँ। किशन ने झटपट कढ़ाई में तेल गर्म किया और बेसन के पकौड़े तलने शुरू कर दिए। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक बारिश तेज हो गई और बिजली कड़कने लगी। अरे नहीं भाई रुको, मेरे लिए पकौड़े मत बनाना, ये बारिश बहुत तेज हो रही है। मैं तो सामने वाले शान शहर ढाबे पर चला जाऊंगा। इस बारिश में यहाँ खुले में खड़े होकर पकौड़े खाने का क्या मजा। हाँ यार, बात तो सही है। वहाँ आराम से छत के नीचे बैठकर खाएंगे। चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। ये सुनकर किशन का दिल बैठ गया। बेसन का घोल तैयार था, तेल गर्म हो चुका था। अरे भैया बस 2 मिनट का तो काम है, आप रुक जाइए, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े निकाल कर देता हूँ। बारिश थोड़ी देर की ही है। नहीं किशन, अब रहने दे, ये पकौड़े किसी और को दे देना। हम लोग ढाबे पर ही चले गए। सारे ग्राहक सामने बने मोहन के आलीशान ढाबे की तरफ भाग गए। किशन की रेहड़ी के ठीक सामने ही मोहन का बड़ा सा ढाबा था, जहां ग्राहकों को बैठने के लिए कुर्सियां और बारिश से बचने के लिए पक्की छत थी। भले ही वहां का खाना औसत दर्जे का था और दाम ज्यादा थे, लेकिन मौसम की मार से बचने के लिए लोग वहीं जा रहे थे। मोहन अपने ढाबे पर बढ़ती भीड़ देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। बारिश और तेज हो गई थी। बाजार की सारी रेहड़ियां अपना सामान समेटकर जा चुकी थीं। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? इतनी तेज बारिश में कौन आएगा? सामान समेटो और घर चलो। भाई आज सुबह से 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। अगर खाली हाथ घर गया तो राधा को क्या जवाब दूंगा? वो भी उम्मीद लगाए बैठी होगी कि आज कुछ कमाई हुई होगी। थोड़ी देर और रुकता हूँ। देख लो भाई, मेरा कहना मानो, बेकार में भीगने का कोई फायदा नहीं। लोग तो सामने मोहन के ढाबे पर ही जाएंगे। लेकिन किशन अपनी जगह पर डटा रहा। बारिश की मोटी मोटी बूंदें अब उसे पूरी तरह भिगो रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। वो उदास मन से आसमान की तरफ देखकर सोचने लगा। लगता है आज मेरी किस्मत में कमाई लिखी ही नहीं है। अब ज्यादा इंतजार करना बेकार है, घर ही चलता हूँ। वो अपनी रेहड़ी का सामान समेट ही रहा था कि अचानक एक बूढ़ी माँ बारिश में भीगती हुई उसके पास आई। उनके कपड़े पूरी तरह तर थे और वो ठंड से कांप रही थीं। बेटा, क्या कुछ खाने को मिलेगा? सुबह से भूखी हूँ। अम्मा जी, मैंने तो सब सामान पैक कर लिया था, लेकिन आपके लिए मैं फिर से चूल्हा जला लेता हूँ। आप बताइए, कितने पकौड़े खाएंगी? बेटा, बहुत तेज भूख लगी है, 4-5 पकौड़े खा लूंगी, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अम्मा जी, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। भूखे पेट को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाता हूँ। किशन ने ठंडी हवाओं के बीच कढ़ाई गरम की और शुद्ध सरसों के तेल में सुनहरे पकौड़े तलने लगा। ऊपर से उसने चाट मसाला, हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी डाली। गर्मा गर्म पकौड़ों की भीनी भीनी खुशबू दूर तक फैल गई। लीजिए अम्मा जी, गर्मा गर्म पकौड़े, आराम से खाइए।
ऊपर वाला तुझे बहुत तरक्की दे बेटा। आज के जमाने में भला कौन बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता। अम्मा जी, मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी हो तो उसमें से जरूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए। वो बूढ़ी माँ किशन को ढेर सारी दुआएं देती हुई वहां से चली गईं। किशन ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी भीगी हुई रेहड़ी को धकेलता हुआ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी राधा ने गीले कपड़ों में उसे देखकर पूछा, आज इतनी देर क्यों लगा दी और आप पूरे भीगे हुए हो? राधा, आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। पूरे दिन इंतजार करता रहा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। सब लोग सामने मोहन के ढाबे पर चले गए। ये सुनकर राधा का चेहरा उतर गया। तभी अंदर से किशन की बूढ़ी माँ सावित्री बाहर आई। बेटा, ये तो क्या कह रहा है? मोहल्ले वालों को तो तेरे हाथ के बने देसी घी और मसालों वाले पकौड़े बहुत पसंद हैं। फिर आज सब उस मोहन के ढाबे पर क्यों चले गए? माँ, मेरी तो बस एक छोटी सी रेहड़ी है और मोहन का बड़ा सा ढाबा। वहाँ कुर्सियां हैं, छत है, लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं। अब बरसात शुरू हो गई है। इस मौसम में कौन मेरी खुली रेहड़ी पर खड़े होकर पकौड़े खाएगा? मुझे तो लगता है इस साल भी कोई अच्छी कमाई नहीं हो पाएगी। बेटा, इंसान को मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तू अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता है। बाकी जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। मैंने सोचा था कि इस बरसात में चौपाल पर एक छोटी सी पक्की दुकान ले लूंगा और अपना काम बढ़ाऊंगा, लेकिन लगता है इस साल भी यही पुरानी रेहड़ी धकेलनी पड़ेगी। किशन बहुत परेशान था। मॉनसून का मौसम शुरू हो चुका था और लगातार बारिश की वजह से उसकी रेहड़ी पर ग्राहक बहुत कम आने लगे थे। उसे चिंता सताने लगी थी कि आखिरकार वो अपनी पत्नी और माँ का ख्याल कैसे रखेगा। अगली सुबह किशन फिर एक नई उम्मीद के साथ उठा। अपनी रेहड़ी लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। चौराहे पर पहुंचकर उसने अपनी रेहड़ी लगाई और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद 2 ग्राहक उसकी रेहड़ी के पास आए। किशन भैया, गर्मा गर्म और चटपटे पकौड़े लगा दीजिए, और हाँ, चटनी थोड़ी ज्यादा देना। आपकी हरी चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। बस 5 मिनट दीजिए, अभी तैयार करता हूँ। किशन तुरंत काम में लग गया। थोड़ी ही देर में उसने शुद्ध तेल में तले हुए गर्मा गर्म पकौड़े चटनी के साथ ग्राहकों को परोस दिए। उसी समय शहर से आए 2 रईस आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने महंगे सूट बूट पहन रखे थे। उन्हें देखकर पास में अपना ढाबा चलाने वाला मोहन जोर से आवाज लगाने लगा। अरे भाई साहब, इस छोटी सी रेहड़ी पर खड़े होकर पकौड़े खाना आपको शोभा नहीं देता। आइए मेरे शानी शहर ढाबे पर आराम से बैठकर बढ़िया खाना खाइए। भाई मोहन, जब आपके ढाबे पर ग्राहक आते हैं तब मैं उन्हें अपनी रेहड़ी पर नहीं बुलाता, फिर आप मेरे ग्राहकों को क्यों बुला रहे हो? अरे किशन, ये शहर के बड़े लोग हैं। अगर ये तेरी रेहड़ी के पकौड़े खाएंगे तो हमारे पूरे मोहल्ले का नाम खराब होगा। इन्हें मेरे ढाबे पर आने दे। भाई, मेरी नाक दूर से ही खाने की खुशबू पहचान लेती है। तुम्हारे पकौड़ों की खुशबू ही बता रही है कि स्वाद भी लाजवाब होगा। 4 पकौड़े मेरे लिए और 4 मेरे दोस्त के लिए, जल्दी से बना दो। ये सुनकर किशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने फटाफट पकौड़े तले और चटनी तथा रायते के साथ उन दोनों के सामने परोस दिए। वाह भैया, ये पकौड़े तो कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने बड़े बड़े महंगे होटलों में भी नहीं खाए। 1 प्लेट और खिलाइए और कुछ घर के लिए भी पैक कर दीजिए। धन्यवाद साहब, लेकिन असली स्वाद मेरे हाथों में नहीं, हमारी ईमानदारी में है। इन पकौड़ों में जो मसाले पड़ते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से सब तैयार करती हैं। हम खाने में कभी भी मिलावट नहीं करते। बस इसी ईमानदारी और मेहनत को कभी मत छोड़ना। याद रखना, मेहनत और सच्चाई इंसान को एक दिन बहुत ऊंचा जरूर ले जाती है। अच्छा, कितने पैसे हुए? जी, पूरे 200 रुपए हुए। वो शहरी व्यक्ति जैसे ही जेब से अपना बटुआ निकालने लगा, उसका चेहरा अचानक उतर गया। अरे ये क्या? भैया माफ करना,
लगता है मेरा बटुआ कहीं गिर गया है। मेरे पास अभी पैसे देने के लिए नहीं है और मैंने बिना सोचे समझे इतने पकोड़े खा लिए। कोई बात नहीं साहब, जब दोबारा इस मोहल्ले में आना हो तब दे देना। वो रईस व्यक्ति किशन को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद फिर एक बरसाती शाम आई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली जोर जोर से चमक रही थी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। किशन अपनी रेहड़ी के पास खड़ा सोच रहा था कि शायद आज भी कमाई नहीं होगी। तभी दूर से एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वही शहरी व्यक्ति उतरा। किशन भाई, उस दिन तुमने एक अनजान मुसाफिर पर भरोसा किया था, बिना पैसे लिए उसे पेट भर खाना खिलाया था। आज मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे लौटाने नहीं आया। आज तुम्हारे पास जितने भी पकौड़े बनाने की सामग्री है, सबके पकौड़े बना दो। मुझे सारे पकौड़े चाहिए। ये सुनते ही किशन की आंखें चमक उठी। जिसे आज पूरे दिन एक ग्राहक की उम्मीद नहीं थी, उसकी सारी मेहनत एक ही पल में सफल होती दिखाई दी। लेकिन पास में ही अपने ढाबे पर बैठा मोहन ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। इस किशन की तो किस्मत खुल गई। अब शहरी लोग भी इसके पकौड़ों की तारीफ करने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये बड़ा ढाबा खोल लेगा और लोग मेरे ढाबे पर आना बंद कर देंगे। दरअसल मोहन अंदर ही अंदर जल रहा था। अब तक बाजार में सबसे ज्यादा ग्राहक उसी के ढाबे पर आते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोग किशन के स्वादिष्ट पकौड़ों की तारीफ करने लगे थे। ये सब देखकर मोहन के मन में ईर्ष्या भर गई थी। एक दिन उसने अपनी जलन में आकर एक किराए के आदमी को किशन की रेहड़ी पर भेज दिया। किशन हमेशा की तरह मुस्कुराया। उसने साफ हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े बनाए और मोहन के भेजे हुए आदमी को खाने को दिए। कुछ ही देर बाद अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे ये कैसे पकौड़े बनाए तुमने? बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। इन्हें खाते ही मेरे पेट में जबरदस्त दर्द शुरू हो गया है। लगता है तुम गंदगी से खाना बनाते हो और मसाले भी नकली इस्तेमाल करते हो। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। मैं बहुत साफ सफाई से खाना बनाता हूँ। देखिए, मेरी रेहड़ी बिल्कुल साफ है और मसाले तो मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से घर में तैयार करती हैं। उनमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं होती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जरूर तुम्हारे पकौड़ों में मिलावट है, तभी तो मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई है। अरे मोहल्ले वालों, इसके पकौड़े मत खाना, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे। मोहन भी मौका देखकर वहां आ गया और बोला, किशन भाई, 2 पैसे ज्यादा कमाने लगे तो तुमने बेईमानी शुरू कर दी। मसालों में भी मिलावट करने लगे। मोहल्ले वाले तुम पर भरोसा करके खाना खाते हैं और तुम उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हो। मोहन भाई, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा। मेरे पकौड़ों में रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। मैं हमेशा साफ सफाई और ईमानदारी का ध्यान रखता हूँ। लेकिन मोहन और उसका भेजा हुआ आदमी लगातार हंगामा करते रहे। उनकी बातें सुनकर ग्राहक आपस में बातें करने लगे और धीरे धीरे सभी वहां से हटने लगे। किशन बार बार लोगों को समझाता रहा, लेकिन उस समय कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अपनी मेहनत और ईमानदारी पर झूठा आरोप लगता देखकर किशन का दिल टूट गया। शाम को उदास होकर वो घर लौटा। बेटा, तू मोहल्ले वालों की बातों की इतनी चिंता क्यों करता है? वो शहरी बाबू, क्या नाम है उसका, विजय, वो तो हर हफ्ते तेरी रेहड़ी से सारे पकोड़े खरीद कर ले जाता है। इस बरसात में उसी के भरोसे हमारा गुजारा हो जाएगा। माँ, मेरे पकौड़ों में मिलावट की बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी है। आपको क्या लगता है, जब विजय बाबू ये सब सुनेंगे तो वो मेरे पकौड़े खरीदेंगे? नहीं माँ, अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। बेटा, सच कभी छुपता नहीं। हमने कोई बेईमानी नहीं की। हमारे मसाले शुद्ध हैं। एक दिन मोहल्ले वालों को ये बात जरूर समझ आएगी कि तूने कभी कोई बेईमानी नहीं की। तू ईमानदार है। राधा और सावित्री किशन को हिम्मत देती। अगले दिन किशन फिर एक नई उम्मीद और हल्की सी मुस्कान के साथ बाजार में अपनी रेहड़ी लगाता है। वो ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगता है। तभी मोहन ताना मारते हुए आता। अब यहाँ बैठकर मक्खियां मारने से कोई फायदा नहीं है किशन। तेरे पास अब कोई ग्राहक नहीं आने वाला। किशन चुपचाप उदास होकर बैठ जाता है।
कुछ ही देर बाद अचानक एक चमचमाती महंगी कार आकर किशन की रेहड़ी के सामने रुकती है। कार से वही अमीर शहरी व्यक्ति विजय उतरता है। किशन तुरंत खड़ा हो जाता है। साहब, आप मोहल्ले वालों की बातों पर विश्वास मत कीजिए। मेरे मसाले बिल्कुल शुद्ध हैं। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरे पकौड़ों में कोई मिलावट नहीं है। एक बार फिर से खाकर देखिए, ये सब झूठी अफवाह है। किशन, मैं किसी की बातों में आने वालों में से नहीं हूं। तुम्हारे पकौड़े सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम्हारे हाथों में अलग ही स्वाद है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई पसंद आई। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। साहब, मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरे साथ कैसा काम करना चाहते हैं? मैं बहुत समय से अपना व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहा था। हाईवे पर मेरी एक जमीन पड़ी है। हम वहां एक ढाबा खोलेंगे, खास तौर पर पकौड़े और अदरक वाली कड़क चाय का। पैसा और जमीन मेरी होगी और स्वादिष्ट पकौड़े तुम बना कर दोगे। किशन ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। मैं कहती थी ना, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। माँ, हम हमेशा उसी भरोसे और ईमानदारी के साथ काम करेंगे जैसा अब तक करते आए हैं। कभी खाने में मिलावट नहीं करेंगे और हमेशा प्यार से लोगों को खिलाएंगे, क्योंकि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, उसमें इंसान का प्यार और मेहनत भी होती है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और हाईवे पर किशन की पकौड़े और चाय वाला ढाबा बहुत मशहूर हो गया। उसके अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। किशन को उसकी अच्छाई और ईमानदारी का फल मिल रहा था। वो अब एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मोहन के ढाबे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो दिन भर खाली बैठा मक्खियां मारता रहता था। अब तो ग्राहकों ने आना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। कोई मुझसे कुछ खरीदने ही नहीं आता। न जाने मेरी इतनी बुरी हालत क्यों हो गई। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने मोहन से कहा, मोहन, ये सब उसी का परिणाम है जो तुमने किशन के साथ किया था। तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी की थी। किशन के पकौड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि दूर दूर से लोग खाने आते हैं, और तुम्हारे ढाबे की तरफ कोई देखता भी नहीं है। उसे उसकी सच्चाई और मेहनत का फल मिल रहा है। मोहल्ले वालों को भी सच पता चल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि किशन के पकौड़ों में कभी कोई मिलावट नहीं थी। वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। असली मिलावट और बेईमानी तो मोहन करता था। मोहल्ले वालों ने भी मोहन को उसकी गलतियों की सजा दे दी थी। अब कोई उससे कुछ नहीं खरीदता था। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक दिन वो किशन की नए ढाबे पर पहुंचा। किशन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बदनाम किया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे आगे न निकल जाओ। लेकिन अब समझ आया कि बुराई का परिणाम हमेशा बुरा होता है और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा मिलता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन मोहल्ले वालों को मेरी ईमानदारी और सच्चाई जरूर पता चलेगी, और मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने तो मेहनत और ईमानदारी से इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन मैं अपने बुरे कर्मों की वजह से सड़क पर आ गया हूं। अब कोई काम धंधा नहीं रहा। घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। मोहन, दुखी मत हो। अब मेरा काफी काम बढ़ गया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। ये जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे अपने यहां काम पर रख रहे हो। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है, बस यही काफी है। ज्यादा मत सोचो और कल से काम पर आ जाओ। किशन की ये बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन के बाद मोहन ने भी ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। किशन की अच्छाई और सच्चाई ने एक बुरे इंसान की जिंदगी बदल दी। समय बीतता गया। किशन के ढाबे की पहचान अब सिर्फ स्वादिष्ट पकौड़ों से नहीं, बल्कि उसके अपनापन और ईमानदारी से भी होने लगी थी। हाईवे से गुजरने वाला लगभग हर मुसाफिर एक बार वहां जरूर रुकता था। ढाबे पर हमेशा रौनक रहती और सभी लोग मिलजुल कर काम करते थे। एक सुबह किशन ढाबे के बाहर खड़ा ग्राहकों का स्वागत कर रहा था।
तभी उसने देखा कि मोहन अकेला ही सारे बर्तन साफ कर रहा है। अरे मोहन भाई, आप सुबह से लगातार काम कर रहे हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए, इतना काम अकेले मत कीजिए। नहीं किशन भाई, पहले मैंने मेहनत की कीमत नहीं समझी थी। अब जब दोबारा मेहनत करने का मौका मिला है तो मैं उसे कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहता। मुझे लगता है कि जितनी मेहनत करूंगा उतनी ही जल्दी अपनी पुरानी गलतियों का बोझ हल्का कर पाऊंगा। भैया, आपने अपनी गलती मान ली और खुद को बदल लिया, यही सबसे बड़ी बात है। अब बीती बातों को बार बार याद मत किया कीजिए। इतने में राधा गर्मा गर्म चाय लेकर आई। आप दोनों पहले चाय पी लीजिए, सुबह से काम में लगे हुए हैं, खाली पेट मेहनत भी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा बहू, काम कितना भी जरूरी हो लेकिन सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। सभी लोग चाय पी ही रहे थे कि तभी अचानक ढाबे के बाहर लंबी लाइन लग गई। किशन भाई, आज तो रोज से भी ज्यादा भीड़ लग रही है, आखिर बात क्या है? पता नहीं भैया, चलिए जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं, कहीं किसी ग्राहक को इंतजार न करना पड़े। सभी लोग तुरंत अपने अपने काम में लग गए। किशन पकौड़े तलने लगा, राधा चटनी और चाय परोसने लगी, सावित्री मसाले तैयार करने लगी और मोहन ग्राहकों को बैठाने लगा। कुछ देर बाद जब आखिरी ग्राहक भी खाना खाकर चला गया, तब विजय मुस्कुराते हुए किशन के पास आया। किशन, आज मैंने एक बात पर ध्यान दिया। जी विजय बाबू, क्या बात है? आज एक भी ग्राहक बिना मुस्कुराए यहां से नहीं गया। किसी ने खाने की तारीफ की, किसी ने तुम्हारे व्यवहार की और किसी ने तुम्हारी चाय की। लेकिन सबसे अच्छी बात यह लगी कि तुमने किसी को भी जल्दी जाने के लिए नहीं कहा, जबकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। ग्राहक अगर मुस्कुरा कर जाए तो वही हमारी सबसे बड़ी कमाई होती है। विजय ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तभी उसकी नजर मोहन पर गई, जो एक छोटी बच्चे के लिए अलग से कम मिर्च वाले पकौड़े बना रहा था। वो छोटा बच्चा तीखा नहीं खा सकता। उसने धीरे से मुझसे कहा था कि कम मिर्च वाले पकौड़े चाहिए। मैंने सोचा अब उसके लिए अलग से बना देता हूँ। देखा जी, अब मोहन भैया हर ग्राहक की पसंद भी याद रखने लगे हैं। इतने में बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ मुसाफिर जल्दी जल्दी ढाबे के अंदर आ गए। भैया, बाहर बारिश तेज हो रही है, क्या हम थोड़ी देर यहीं बैठ सकते हैं? अरे क्यों नहीं, जब तक बारिश रुक नहीं जाती आप लोग आराम से बैठिए, चाय पीजिए, किसी तरह की जल्दी मत कीजिए। ग्राहकों ने गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लीं। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर पूरे ढाबे में अपनापन भरा माहौल था। बेटा, कई ढाबों पर खाना खाया है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर में बैठे हों। यही तो हमारी कोशिश रहती है बेटा, यहाँ आने वाला हर इंसान हमारा मेहमान है। शाम को जब सारे ग्राहक जा चुके, तब विजय ने दिन भर की कमाई किशन के हाथ में रखी। आज की कमाई पहले से भी ज्यादा है। नहीं किशन भाई, ये आपकी अच्छाई का फल है। अगर उस दिन आपने मुझे माफ ना किया होता तो शायद आज भी मैं अपनी गलती पर अड़ा रहता। भैया, इंसान की पहचान उसकी पुरानी गलतियों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो उनसे क्या सीखता है। आज हम सब एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। चारों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। ढाबे के बाहर बारिश थम चुकी थी। आसमान में हल्की धूप निकल आई थी, जैसे प्रकृति भी यही कह रही हो कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार का उजाला हर मुश्किल के बाद जरूर आता है। अगली सुबह हमेशा की तरह किशन का ढाबा ग्राहकों से भरने लगा। चारों तरफ गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू फैली हुई थी। तभी एक ग्राहक जल्दी जल्दी खाते हुए बोला, किशन भाई, एक बात कहूँ, आपके पकौड़े तो पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो आपकी अदरक वाली चाय के साथ आता है। दोनों का स्वाद एक दूसरे के बिना अधूरा लगता है। भैया, ये सब मेरी माँ और राधा की मेहनत का कमाल है। मसाले और चाय का मिश्रण वही अपने हाथों से तैयार करती हैं। हम तो बस पूरी ईमानदारी से उसे बनाकर परोसते हैं। और कोशिश यही रहती है कि जो स्वाद आज मिले वही स्वाद ग्राहक को हर बार मिले। इसी भरोसे से तो लोग बार बार हमारे ढाबे पर आते हैं। इतने में विजय भी वहां आ पहुंचा। उसने ढाबे पर लगी भीड़ देखकर संतोष की सांस ली। किशन, आज एक बात देखकर बहुत खुशी हुई।
लोग सिर्फ खाना खाने नहीं आते, बल्कि यहाँ बैठकर सुकून भी महसूस करते हैं। यही किसी भी काम की सबसे बड़ी सफलता होती है। विजय बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मैं सिर्फ ग्राहकों की संख्या गिना करता था, लेकिन अब उनके चेहरे की मुस्कान देखने लगा हूं। सच कहूं तो अब काम करने में पहले से कहीं ज्यादा खुशी मिलती है। किशन ने मुस्कुराकर मोहन के कंधे पर हाथ रखा। भैया, जब इंसान दिल से बदल जाता है तभी उसकी मेहनत में बरकत आने लगती है। हम सब मिलकर ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहेंगे। ढाबे के बाहर फिर से नए ग्राहक आने लगे। किशन ने मुस्कुराते हुए कढ़ाई में पकौड़े डाले और पूरे ढाबे में एक बार फिर गर्मा गर्म खुशबू फैल गई। चारों के चेहरों पर संतोष था, क्योंकि अब उनका साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था।